राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और आज आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज हम निबंध और नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित ये क्लास लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास होने वाली है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं, अपने साथियों को भी क्लास शेयर कर दिया करिए, जिससे कि समय ज़्यादा न लगे और सभी शीघ्रता से जुड़ जाया करें। चलो तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये देखो यहाँ से बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छे कंटेंट वाले प्रश्न हैं। चलो ये पूरा नहीं आ रहा है, अब देखो अभी भी नहीं आया, अब देखो अब आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर लो, अब देखो आ गया। हाँ अब पूरा आ रहा है। ये इतिहास प्रसिद्ध यहाँ रिक्त स्थान है के वंशज थे और जिंदगी भर उनके कुकृत्यों का प्रायश्चित करते रहे। कितना अच्छा कथन है। ये कथन किनका है? ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। किनके संबंध में है ये बताना है, ठीक है, किनके संबंध में है ये बताना है। ये इतिहास प्रसिद्ध रिक्त स्थान के वंशज थे और जिंदगी भर उनके कुकृत्यों का पश्चाताप करते रहे। कौन? एक तो ये बताना है कौन और किन के वंशज थे। दो प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये का उत्तर देना है कि ये कौन थे, और इतिहास प्रसिद्ध यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? किन के वंशज थे, ये भी उत्तर देना है। के वंशज थे और जिंदगी भर उनके कुकृत्यों का प्रायश्चित करते रहे। बताओ, तो ये का यहाँ आएगा भारतेंदु। क्या आएगा? भारतेंदु, ठीक। और रिक्त स्थान पर आएगा अमीचंद। अमीचंद, ठीक है, अमीचंद। यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान में? अमीचंद, ठीक। छोटा छोटा पूरा लिख दिया। ये इतिहास प्रसिद्ध अमीचंद के वंशज थे और जिंदगी भर उनके कुकृत्यों का प्रायश्चित करते रहे। अर्थात भारतेंदु इतिहास प्रसिद्ध अमीचंद के वंशज थे और जिंदगी भर उनके कुकृत्यों का प्रायश्चित करते रहे, ठीक है। अमीचंद के वंशज थे और पुत्र किनके थे? गोपाल चंद गिरधर दास के पुत्र थे। अब उनके कुकृत्यों का प्रायश्चित क्यों करते रहे, इसे थोड़ा सा समझ लो। जो अमीचंद थे उन्होंने अंग्रेजी उपनिवेशवाद को स्थापित करने में मदद की थी। अंग्रेजों को यहाँ पर भारत में या काशी के आसपास जहाँ के ये रहने वाले थे, वहाँ अंग्रेजों को अपना क्षेत्र बढ़ाने अंग्रेजों की मदद की थी। उस कृत्य के लिए भारतेंदु जी हमेशा प्रायश्चित करते रहे कि मेरे पूर्वज थे जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर शरण दी और उनकी मदद की। इस बात के लिए ये क्या करते रहे? प्रायश्चित करते रहे अपने दादा परदादा के लिए, ठीक है। अब समझ गए? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखो, एक तरह से वे अंतर्विरोध के पुंज हैं। ये कथन किसके बारे में कहा गया और किसने कहा? तो उक्त कथन बच्चन सिंह ने, किसने? बच्चन सिंह ने भारतेंदु के संबंध में कहा। भारतेंदु के संबंध में कहा, ठीक है। उक्त कथन किसने कहा? बच्चन सिंह ने। और किसके संबंध में कहा? तो भारतेंदु के संबंध में कहा, ठीक है। एक बात यहाँ से यहाँ तक और दूसरी बात बच्चन सिंह ने भारतेंदु के संबंध में उक्त कथन कहा, ठीक। बेटा बात मत करो, ऊपर खेलो जाओ।
आवाज़ आ रही है इधर। अगला देखो, अब अगला प्रश्न, बागबां आया गुलिस्तां में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? बहुत शानदार पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। बागबां आया गुलिस्तां में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। बताइए उक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये उक्त पंक्तियां भारतेंदु की हैं। बेटा ऊपर जाओ। भारतेंदु, उक्त पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु की, ठीक है। और कौन से ग्रंथ में कही है ये भी नोट कर लो। ये पंक्तियां कौन से ग्रंथ में कही है भारतेंदु ने, तो ये भी नोट कर लो। ये ग्रंथ बादशाह दर्पण, कौन से ग्रंथ में कही है? बादशाह दर्पण, इस ग्रंथ में भारतेंदु ने कही है, ठीक है। बागबां आया गुलिस्तां में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। इसका मतलब यह है कि भारतेंदु जी मुस्लिम शासकों को और अंग्रेजों को, दोनों के लिए, दोनों को ही भारत के अहितकारी मानते हैं। दोनों शासक भारत के लिए हितकारी नहीं रहे, भारत का अहित किया। अब इतना वो कहते हैं कि अंग्रेज धन को लूट कर ले गए और मुस्लिम ने लूट कर यही रखा, लेकिन दोनों ने ही भारत को नुकसान पहुंचाया। जाओ। चलो अगला देखते हैं। अब स्वर्ग में विचार सभा निबंध में स्वर्ग में कौन कौन से दल थे? पहला प्रश्न तो यही, स्वर्ग में विचार सभा निबंध किन का है, ये बहुत आता है। तो स्वर्ग में विचार सभा ये निबंध है, ये भारतेंदु जी का है। ये निबंध किन का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। अब इसमें स्वर्ग में प्रमुख दल कौन कौन से थे? तो प्रमुख दल कौन कौन से थे वो देख लो, कौन कौन से दल थे। नंबर 1 था कंजर्वेटिव। कौन सा था? कंजर्वेटिव, ठीक। कंजर्वेटिव पहला दल कौन सा था? कंजर्वेटिव। स्वर्ग में जो दल थे महत्वपूर्ण 2 दल थे, कंजर्वेटिव और दूसरा कौन था? लिबरल। लिबरल, ये 2 दल थे स्वर्ग में, ठीक है। मतलब जो लोग मरे वो स्वर्ग में पहुंच गए और 2 दल बन गए, वहाँ 2 पार्टियां बन गई। विचार स्वर्ग में विचार सभा इस निबंध में। अब कंजर्वेटिव, इसकी हिंदी समझ लो, कुछ विद्यार्थियों के लिए ये अंग्रेजी के शब्द हैं तो ये लगेगा कि ये कौन थे, कैसे थे, ठीक है, क्या नाम, क्या अर्थ होगा। तो इसका मतलब होता है कंजर्वेटिव रूढ़िवादी। क्या होता है? रूढ़िवादी या अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी, रूढ़िवादी या अपरिवर्तनवादी, ठीक। और ये जो लिबरल होता है इसका अर्थ होता है उदारवादी। उदारवादी, लिबरल उदारवादी और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी और अपरिवर्तनवादी। इधर से आ रहा है, यहाँ से और थोड़ा बहुत उधर से। अपरिवर्तनवादी और उदारवादी, ठीक है। अब चलो अगला प्रश्न है, कंजर्वेटिव दल में कौन कौन था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंजर्वेटिव दल था जो, उस दल में कौन कौन था? तो कंजर्वेटिव दल में मुख्यतः इंद्र देवता। नंबर 1 इंद्र देवता, ठीक है। इंद्र देवता कंजर्वेटिव दल में कौन था? इंद्र देवता थे। और दूसरा कंजर्वेटिव दल में दूसरा कौन था? तो कंजर्वेटिव दल में बंगाल के जमींदार थे। बंगाल के
जमींदार, बंगाल के जमींदार थे। ठीक है। तीसरा कौन था? तीसरा कंजर्वेटिव में, और तीसरा कौन था? याज्ञवल्क्य ऋषि थे। ठीक है। कौन थे? याज्ञवल्क्य ऋषि। ये नाम आपको याद रखने, अलग अलग पार्टी के व्यक्ति। ठीक है। कौन सी पार्टी में कौन था? तो याज्ञवल्क्य ऋषि थे। ठीक है। और चौथा स्मृतिकार थे, मतलब स्मृतियां जिन्होंने लिखी हैं वो थे आर्य। ये हो गई एक पार्टी के प्रमुख नेता हो गए। ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी है, दल है, उसके ये प्रमुख नेता हो गए इंद्रदेवता, और ये बंगाल के जमींदार याज्ञवल्क्य ऋषि और स्मृतिकार। ठीक है। और भी थे, ये प्रमुख थे। अब इसके बाद है अगला प्रश्न, लिबरल दल में कौन कौन था? तो लिबरल दल में कौन कौन था ये भी देख लो। ठीक है। लिबरल दल में कौन कौन था? हिंदू लिबरल में थे। ठीक है। हिंदू के बाद मुसलमान, लिबरल दल में थे। ठीक है। इसके बाद सिख कौन से दल में थे? लिबरल दल में। ठीक है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई। ठीक है। आर्य। एक बार में लिखे हुए हैं या ईसाई लिखे हुए हैं आर्य। ये कैसे दल में थे? लिबरल। अब लिबरल दल में ही दयानंद सरस्वती, भी इसी दल में थे। ठीक है। और केशव चंद्र सेन भी इसी दल में। केशव चंद्र सेन भी इसी दल में थे। कौन से दल में? लिबरल दल में। ठीक है। तो ये लिबरल दल के हो गए और ये कंजर्वेटिव दल के हो गए। दोनों दलों के अलग अलग नेता, अलग अलग व्यक्ति हो गए। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन में कौन अधिक लिबरल था? इनमें कौन अधिक लिबरल था? ये प्रश्न आ सकता है, महत्वपूर्ण है कि इन दोनों में, दयानंद सरस्वती में और केशव चंद्र सेन में अधिक लिबरल कौन था? लिबरल का अर्थ बता दिया हमने आपको, अधिक उदारवादी। लिबरल का अर्थ क्या है? उदारवादी। तो इन दोनों में अधिक उदारवादी कौन था? इन दोनों में अधिक उदारवादी थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन अधिक उदारवादी थे दयानंद सरस्वती की अपेक्षा। ठीक है। चलो अगला देखो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो कथन किस निबंध से है? तो ये जो कथन है ये है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नति, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? कैसे हो
सकती है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? इस निबंध से ये कथन है कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। और ये निबंध किनका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बलिया के व्याख्यान में ये बात कहते हैं कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। वे ब्राह्मण होकर भी भारतेंदु को प्रणाम करते थे। कौन? ब्राह्मण होकर भी भारतेंदु को प्रणाम करते थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी को अच्छी नहीं लगती थी कि आप ब्राह्मण हो और भारतेंदु जी को प्रणाम करते हो। गद्य काव्य के आद्य आचार्य वे ही हैं। अब गद्य काव्य के आद्य आचार्य कौन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि गद्य काव्य के आद्य आचार्य कौन है? तो गद्य काव्य के आद्य आचार्य हैं बालकृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट गद्य काव्य के आद्य आचार्य हैं। ठीक है, गद्य काव्य के आद्य आचार्य हैं। और उनके चंद्रोदय निबंध से, चंद्रोदय निबंध से गद्य काव्य का समारंभ होता है। गद्य काव्य का समारंभ होता है। चंद्रोदय निबंध से गद्य काव्य का समारंभ हुआ है, ऐसा माना है बच्चन सेन ने। ऐसा किसने माना है? बच्चन सेन ने। ठीक है, अगला है वे पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी थे। कथन किसके संबंध में किसने कहा? वे पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी थे। तो यह कथन किसके संबंध में है और किसने कहा? दो प्रश्न हैं इसमें, किसने कहा और किसके संबंध में कहा। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, और किसके संबंध में कहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने कहा। अगला प्रश्न है भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक पूछा गया है। तो प्रथम नाटक भारतेंदु ने अपने पिता का नहुस माना है। कौन सा माना है? नहुस। और द्वितीय नाटक कौन सा माना है? शकुंतला। द्वितीय नाटक कौन सा है? शकुंतला। और तृतीय नाटक कौन सा है? भारतेंदु के अनुसार तीसरा नाटक कौन सा है? तीसरा नाटक है उनका अपना खुद विद्या सुंदर। विद्या सुंदर। ठीक, प्रथम नाटक नहुस। अब नहुस के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु के पिता हैं। शकुंतला के लक्ष्मण से हैं, राजा लक्ष्मण से हैं। और विद्या सुंदर के वो स्वयं हैं। गोपाल चंद गिरधर दास। कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास। ठीक, और शकुंतला के राजा लक्ष्मण से और विद्या सुंदर भारतेंदु का है।
तो ये भारतेंदु के अनुसार हिंदी के पहले, दूसरे और तीसरे नाटक, तीनों नाटक हो गए। ठीक है, अगला देखो। लेकिन विलक्षण बात तब होती जब यह प्रवर्तन नाटकों से न होता। इस कथन के लेखक कौन है, कथनकार कौन है? देखो, ये कथन कहा गया है एक कथन के जवाब में। किस कथन के जवाब में कहा गया है? इस कथन के विलक्षण बात यह है देखो, ये कथन किनका है जो दूसरा लिख रहे हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्या है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा, गद्य साहित्य की विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ये कथन हम आपको पहले करा चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ये शुक्ल जी का कथन है। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का। तो शुक्ल जी ने क्या कहा? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, परंपरा नहीं लिखा है, परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। शुक्ल जी ने ये कहा है। अब इसके जवाब में बच्चन सिंह ने ये कहा है, यहाँ हम लिखे हुए हैं बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने क्या कहा है इसके जवाब में? इन्होंने ये कहा कि विलक्षण बात तो तब होती जब नाटकों से न होता। अरे नाटक, गद्य साहित्य का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। नाटक तो संस्कृत की आदि परंपरा से चले आ रहे हैं, तो इसमें विलक्षण क्या हुआ? तब वो ये कहते हैं लेकिन विलक्षण बात तो तब होती जब यह प्रवर्तन नाटकों से न होता। नाटकों से न होता, किसी अन्य विधा से गद्य साहित्य का प्रवर्तन होता तो विलक्षण बात होती। लेकिन विलक्षण बात नाटकों से हुआ है, ये विलक्षण नहीं है। ये तो सामान्य बात है, क्योंकि नाटक तो आदिकाल से चले आ रहे हैं, बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इसलिए ये कथन बच्चन सिंह ने कहा है। अगला देखो, भारत दुर्दशा के महारथी हैं। भारत दुर्दशा नाटक के महारथी कौन कौन हैं? ठीक है, तो आलस्य भारत दुर्दशा का पात्र है। ठीक है, सबसे बड़े महारथी कौन कौन हैं? सबसे ज़्यादा बड़े महारथी कौन कौन से हैं? आलस्य है। ठीक है, अनैक्य है, अनैक्य, एकता, अनेकता, अनेक। ठीक है, और कौन है? धर्म है। ठीक है, धर्म, ये पात्र है, ये महारथी है। ठीक है, और कौन कौन है? अतिवृष्टि है, जो आजकल हो रही है, अत्यधिक वर्षा का होना, अतिवृष्टि। और अनावृष्टि होती है वर्षा का न होना, अनावृष्टि, वर्षा का न होना। ठीक है, अनावृष्टि। और अपव्यय, अपव्यय, ये ठीक है। कौन कौन से भारत दुर्दशा में महारथी हैं? आलस्य है, अनैक्य है, धर्म है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अपव्यय है। भारत दुर्दशा के बुद्धिजीवी पात्र कौन कौन से हैं? भारत दुर्दशा के बुद्धिजीवी पात्र कौन कौन से हैं? तो भारत दुर्दशा के बुद्धिजीवी पात्र हैं, उन्हें भी एक बार देख लीजिए। संपादक, संपादक, भारत दुर्दशा के बुद्धिजीवी पात्रों में
कौन कौन है संपादक, और कौन है कवि, ये बुद्धिजीवी पात्र हैं, और कौन है वक्ता, वक्ता भारत दुर्दशा के बुद्धिजीवी पात्र, ठीक। चौथा प्रबुद्ध महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्रीय बुद्धिजीवी पात्र हैं, काय के, भारत दुर्दशा के, ठीक है। और कौन है बंगाली, पांचवा बंगाली, ये भारत दुर्दशा में बुद्धिजीवी पात्र है, ठीक है। बंगाली आज भारत दुर्दशा के बुद्धिजीवी पात्र हो गए और भारत दुर्दशा के महारथी प्रमुख हो गए। भारत भाग्य कैसे मरता है, भारत भाग्य कैसे मरता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत भाग्य कैसे मरता है, भारत भाग्य कैसे मरता है, भारत भाग्य आत्महत्या करके मरता है, आत्महत्या। भारत भाग्य कैसे मरता है, आत्महत्या करता है, अर्थात भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है और वो मर जाता है, ठीक है। ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा, ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, ठीक है। अब कुछ लोग इसे ट्रेजेडी भी कहते हैं, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्यों कहते हैं, ट्रेजेडी इसलिए कहते हैं कि ये दुखांत है। ट्रेजेडी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दुखांत है, दुखांत मानते हैं कुछ लोग, क्यों, क्योंकि इसमें भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है, इसलिए कहते हैं इसे ट्रेजेडी, ठीक है। अगला है, यह है पहला आधुनिक नाटक है, बताओ राजनीतिक नाटक ये है, तो पहला आधुनिक नाटक कौन सा है, आधुनिक नाटक कौन सा है पहला, तो पहला आधुनिक नाटक है, ये भी देख लो, पहला आधुनिक नाटक है अंधेर नगरी, कौन सा है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, ठीक है। ये भी भारतेंदु का ही है, अंधेर नगरी भारतीय का है, ठीक है। भारत दुर्दशा, ये भी भारतेंदु का है, ठीक है। यदि आपको आ रहा है तो अंधेर नगरी की विधा और भारत दुर्दशा की विधा बताओ। नाटक तो है, नाटकों के अंदर कौन से हैं, जैसे प्रहसन है या भाड़ है या जो भी नाटक के भेद हैं, अभी सबके नाम नहीं ले रहे हैं हम आपको, बस आप ऐसे ही बता ही दो, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये बहुत इनकी विधा पूछी जाती है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये कितने प्रश्न हो गए, 18 प्रश्न हो गए, प्रश्न तो यही पूरे हो गए। अब चलो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स कार्य दे रहे हैं। अब इनके लेखक बताओ, इन नाटकों के, ठीक है, इनके लेखक बताओ। ये होमवर्क है आपके लिए, अर्थात कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। पहला, ये नाटक है, ठीक है, क्या है ये नाटक, जैसा काम वैसा परिणाम, ये नाटक है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। इस नाटक के लेखक बता दीजिए, जैसा काम वैसा परिणाम, पहला। दूसरा प्रश्न है दुखनी वाला, दुखनी वाला, दुखनी वाला, दुखनी वाला, दूसरा क्या है, दुखनी वाला। इस नाटक का भी लेखक कौन है आपको बताना है,
तीसरा क्या है? कमल मोहिनी भंवर सेन। कमल मोहिनी भंवर सेन, इसके लेखक बताओ। ठीक है। और चौथा विद्या विनोद। विद्या विनोद, ये चार हो गए। इन चारों के रचनाकार बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपका आज का कमेंट बॉक्स का। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ध्यान रखेंगे ये अंधेर नगरी वाले प्रश्न हैं, बहुत अच्छे। भारत दुर्दशा वाले प्रश्न हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। आप बस पढ़ते रहिए और प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।